15 अगस्त 1947 से आज तक एक विचित्र प्रकार की शासन पद्धति भारत में है, जो भारतीय परंपरा के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। इसको जबरदस्ती इस पर थोपा गया और लगा ऐसा, दिखाया ऐसा गया मानो महान भारतीयों ने कोई महान कार्य करके इस बेहुदे चीज को आत्मार्पित किया है। तो कौन थे ये महान हिंदू? कांग्रेस का अंग्रेजों का दलाल धड़ा। कांग्रेस में तो श्री अरविंद भी थे, कांग्रेस में पंडित मदन मोहन मालवीय भी थे, तो ये वो धड़ा नहीं। इन लोगों का काट कर, तिलक महाराज भी थे, इन लोगों का काट करने के लिए साउथ अफ्रीका से बुलाकर मोहनदास करमचंद गांधी को अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस करने का था हिंदू स्वराज। हिंदू स्वराज के महत्व को बताने के लिए उसको बैन किया अंग्रेजों ने, और दुनिया भर के बहुत और कुटिलताएं। और गांधी ने आने के बाद अपना एक ग्रुप बनाया, बिना ग्रुप बनाए काम होता नहीं है। तो ये इन लोगों ने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया। कैसी डेमोक्रेसी? इंग्लैंड वाली। इंग्लैंड वाली डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है? जहां स्त्री मनुष्य है ही नहीं, जहां गैर प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन को भी हक नहीं है। वहां बाकायदा कानून था इनके सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सेटअप में कि गैर प्रोटेस्टेंट, खास करके कैथोलिक को कितने प्रकार की सजाएं दे सकते हैं। उसमें था कि पब्लिकली थप्पड़ लगा सकते हैं, और भी बहुत मामले थे। ये उस इंग्लैंड से इन्होंने डेमोक्रेसी सीखा। ये कहते हैं जी, ये मतलब वही गांधी गांधी के बाद वाले, गांधी के ग्रुप वाले कांग्रेसी, कि साहब वहां तो कोई मैग्ना कार्टा था। मैग्ना कार्टा का सन क्या है? शायद 17वीं शताब्दी है, 1600 कुछ। पंकज जी करेक्ट कर दीजिएगा। 17वीं शताब्दी, तो यानी कोई 250-300 साल पुरानी है। उस मैग्ना कार्टा के बाद लाखों स्त्रियां जलाई गई हैं, जिसमें बड़ी संख्या यूरोप के प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक स्त्रियों की है। उस मैग्ना कार्टा के बाद पुअर लॉज हैं। उस डेमोक्रेसी के बाद पुअर लॉज मतलब खाने को जिनको नहीं मिलता है, वो अगर रोटी चुराते हैं तो उनको चाबुकों से मारा जाता है। पंकज जी जो मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं उसमें हम लोग विस्तार से ये बातें कर रहे हैं। ये तो इसमें 13वीं शताब्दी दिखा रहा मैग्ना कार्टा, हो सकता है हमको गलत याद हो। चलिए जी, 13वीं है, 13वीं है। अच्छा, 13वीं है जी। तो 13वीं के बाद का कुकर्म और बताएं तो भयंकर कुकर्म है। इनके सो कॉल्ड मैग्ना कार्टा के बाद, इनके सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के बाद, इन्होंने अमेरिका के करोड़ों लोगों का नरसंहार कर दिया। इनके सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के बाद इंग्लैंड की जेलें इतनी उफनती थी, खास करके लंदन वंदन शहरों की, अर्बन क्राइम में। अर्बन क्राइम मोटा मोटी रोटी चुराना, रोटी अंडा मुर्गी मछली चुराना, खाने की चीजें चुराना, कि इनकी जेलें उफनती थी। ये अपने अपराधियों को पहले संयुक्त राज्य अमेरिका भेजते थे और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भेजते थे। इन्होंने, इनके चर्च ने और इनके स्टेट ने मनुष्यों को वस्तु मानकर अफ्रीका का जो पूरा दास प्रथा है, करोड़ों को वहां से उठाया, जंजीरों में कसा, क्या कहते हैं, समुद्र में शार्क और व्हेल को फेंका, कोड़ों से मारा। ये सब यूट्यूब पर उपलब्ध है। ऐसे लोगों से इन्होंने डेमोक्रेसी ली, और ऐसे बता के ली कि कोई बहुत बढ़िया चीज ले रहे हैं। इस डेमोक्रेसी में आज के विषय के लिए जो खास बात है वो ये है
कि इररिस्पॉन्सिबल लोग जिनका कोई लेना देना नहीं है कि वो जो कर रहे हैं उसका जो परिणाम होगा वो लोग भुगते, देश भुगते, समाज भुगते। जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी सदन में बैठ रहे हैं वो अगले 5 साल बाद गए और उस 5 साल में भी उनका कुछ बनना भले हो, बिगड़ना नहीं है। तो इररिस्पॉन्सिबल लोग, पहला शासन को मैं डिफाइन कर रही हूँ। दूसरा, अनुभवहीन लोग। अनुभवहीन किस दृष्टि से? उस पार्लियामेंट की दृष्टि से, उस अंग्रेजी लेजिस्लेशन की दृष्टि से और भारतीय परंपरा, भारतीय शासन व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का स्वभाव, दोनों दृष्टियों से अनुभवहीन लोग। तीसरी शर्त थी कि ये लोग कांग्रेस के प्रति श्रद्धा रखें। कौन सा कांग्रेस? नेहरू के लीडरशिप का 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 48 को गांधी तो मर गया है। और ये नेहरू वाला कांग्रेस क्या है? स्टालिन का चेला है। स्टालिन का चेला होना का मतलब लाखों लोगों को भूख से मार दो, लाखों लोगों को वो जो गुलाग है, जो इनके कंसंट्रेशन कैंप्स हैं, उनमें ले जाके मार दो। हजार वजार तो कुछ होता ही नहीं है, लाख होता है। एक में 5 शून्य, करोड़ मतलब ऐसे 5 शून्य वाले 100 लाख लोग, अपने लिए ही कल्पनातीत। तो ये जो शासन है ये दायित्वहीन, अनुभवहीन, इर्रेस्पॉन्सिबल और क्रूर लोगों का। और जो बाकी है, क्रूर सब तो नहीं है, थोड़े से हैं। थोड़ा कौन? जो बेसिक स्केलेटन है, जो सब निर्णय ले रहा है। 543 में सब थोड़ी निर्णय ले रहे हैं, निर्णय 25-50 ले रहे हैं। ये क्रूर लोग हैं। किसके प्रति क्रूर है? क्रूर है, स्वाभाविक है, भारतीयों के प्रति क्रूर है। भारतीय मायने क्या? हिंदुओं, सनातनियों के प्रति क्रूर है। और जो बाकी है उसी कांग्रेस पार्टी के, वो लोग कौन है? उनके दासानुदास है। दासानुदास नहीं, गुलाम या स्लेव है। ये तीनों का भी मैं भेद करूंगी, दास, गुलाम और स्लेव का। तो उनके गुलाम है। हाई कमांड कह रहे हैं डेमोक्रेसी है, और नाम क्या है? हाई कमांड। और एक क्या शब्द चलता है पार्लियामेंट में? व्हिप, चाबुक। तुम जनता के द्वारा चुने गए, जिनके द्वारा चुने गए उनके जनप्रतिनिधि हो, लेकिन उनकी भावना व्यक्त करने पर चाबुक। सरकार, शासन, सरकार, गवर्नमेंट कोई बिल ला रही है, कोई एक्ट पास कर रही है, आपको उसमें उसके पक्ष में वोट देना ही है। व्हिप है। You have to be present that day and you have to vote for that whether you like or not. And if you will not like it, you will be thrown out of the parliament. इसको ये डेमोक्रेसी कहते हैं। इसी तरह बहुत लंबी लिस्ट है। यानी 15 अगस्त 1947 से लेकर कम से कम 2014 तक, नेहरू के बाद शास्त्री जी आए, जरा देर थोड़ा मन फड़फड़ाए तो ताशकंद में उनकी हत्या कर दी गई। हत्या इस प्रकार की गई, करवाई गई कि कोसिगन को आना पड़ा खुद, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, और तुरंत इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनी। और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनना था लाल बहादुर शास्त्री के पहले, बन गए। 65 की लड़ाई में जीत गए, बहुत अधिक उनका गुडविल फैल गया देश में, तो मार दिए गए। किसके द्वारा? बेनिफिशियरी के द्वारा। सदा देखा जाता है हत्या में हु इज बेनिफिटिंग? इंदिरा गांधी बेनिफिटेड। इंदिरा गांधी आती हैं 65 के बाद, 66 में आती हैं, 65 की लड़ाई 66 में जाते हैं, और 66 के बाद देश में जो नंगा नाच होता है, 75 का इमरजेंसी और दुनिया भर की चीजों, और 75 के इमरजेंसी में क्या हो रहा है?
जिस संविधान का ये सब शपथ ले रहे हैं, शासन को मैं डिफाइन कर रही हूँ, हमको किस शासन ने आरक्षित किया है और किस शासन से निपट कर हमको चर्च का षड्यंत्र तोड़ना है। तो शासन का स्वरूप और स्वभाव मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो जो संविधान अंग्रेजों के कहने पर अंग्रेजों के चुने गए लोग, इंग्लैंड में कोई संविधान न था, न उस दिन था जब यहाँ बनवाया गया है, ना आज है, कांग्रेसियों से बनवाया गया। और उसमें भी मोहनदास करमचंद गांधी पर विचार करने लायक नहीं माना गया। 2 कौड़ी का तय कौन कर रहा है? इंग्लैंड से आया हुआ भेजा हुआ एक आदमी जिसको वॉयसराय कहते हैं, वो तय कर रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन लोग होंगे। स्वाभाविक है, वही बनवा रहा है, वही तय कर रहा है। तो वो किसके हित में तय कर रहा है? अपने हित में तय कर रहा है। ये तो भारत के लोग अपने हित का काम कर ही लेते, अच्छा बुरा जो करना था। तो वो जो संविधान बना, जिसको लेके वर्तमान सरकार गीता जी है, वेद है, मुड़ी नवा रही है, नाक रगड़ रही है, हमारे मोदी जी सहित, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जवाहरलाल नेहरू कहता है, इट्स अ हेस्टली ड्रॉन गवर्नेंस मैनुअल। कार का मैनुअल होता है, हमारे मोबाइल का मैनुअल होता है, मेरी मिक्सी का मैनुअल है, गैस के चूल्हे का मैनुअल है, मैं इन्हीं चीजों से डील करती हूँ। एसी का मैनुअल है, ट्रांजिस्टर का मैनुअल है। तो ये जो विलायती प्रकार का गवर्नेंस आ रहा है, उसका मैनुअल आ रहा है। और मैनुअल क्या है? हड़बड़ी में बनाया गया है। तो हड़बड़ी में जिसका मैनुअल बना है, वो समान भी हड़बड़ी का है। समान क्या है? शासन, गवर्नेंस, गवर्नमेंट। जो वहां के पटका गया है, उसका छोटा सा काम था, ब्रिटिश इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, जिसको कॉमनवेल्थ कहते हैं। तो वही फटाफट जोड़ जाड़ के कुछ चूचू का मुरब्बा बनाया, तो चूचू का मुरब्बा बाकी चले टूटे चूल्हे भाड़ में जाए, ब्रिटिश इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। उतना जवाहरलाल नेहरू कह रहा है, हेस्टली ड्रॉन गवर्नेंस मैनुअल। और दूसरी बात जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, कह रहा है मनुष्य के नाते, कह रहे हैं प्रधानमंत्री के नाते, कि वी शैल चेंज इट एट आवर फर्स्ट लीजर। फर्स्ट है शब्द की नहीं है मुझे याद, एट आवर लीजर, माने जैसे ही हमको फुर्सत मिलेगा इसको हम ठीक कर लेंगे। कैसे ठीक कर लेंगे? अरे जो गाड़ी होगा, यानी जो गवर्नेंस होगा, गवर्नमेंट होगा, उसके लायक मैनुअल बना देंगे। हमारे मोदी जी नाक रगड़ते, गीता जी के आगे नाक ना रगड़े हैं, वेद के आगे, रामायण के आगे नाक ना रगड़े हैं। ये हेस्टली ड्रॉन उन सबों के द्वारा, और राव साहब ने इसको ड्राफ्ट किया। राव साहब कौन है? राव साहब है, जैसे अभी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, वैसे इंडियन सिविल सर्विस है। इंडियन सिविल सर्विस के बहुत सीनियर अधिकारी हैं। उन्होंने ड्राफ्ट किया। कहाँ ड्राफ्ट किया? मोटा मोटी 1935 का जो इंडिया एक्ट था, उसको थोड़ा बेबंदोबंद छाट छूट के लगा दिया। तो मैं इंदिरा गांधी की चर्चा करते करते यहाँ पर आ गई। उस इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय, जब स्वयं उसने विपक्ष को जेल में ठूस दिया, तब उसने संविधान को पलट दिया। और संविधान में पलटने में, संविधान में लिखा है 3/4 मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट तो जेल में है। अब पलटा नहीं, उसकी ढिठाई देखिए जिस पर ये लोग नाक रगड़ रहे हैं। उसने प्रियम्बल बदल दिया। प्रियम्बल बदला ही नहीं जा सकता, दुनिया भर की टेक्निकलिटी बात है। उसने नाक कान उसका काट दिया और उसमें सेकुलरिज्म और सोशलिज्म डाल दिया और दुनिया भर का किया।
करते करते 2014 तक वो हेस्टली ड्रॉन गवर्नेंस मैनुअल में स्वाभाविक है 100 करेक्शन हो गए, या कहें मखमल पर टाट का पैबंद, या कहें टाट पर टाट का पैबंद, या टाट पर मखमल का पैबंद, जो मन करे कह ली। हमारे मोदी जी संघ वाले और भाजपा वाले इस फटिया टाट पर नाक रगड़ रहे हैं, माथा रगड़ रहे हैं। ये इन लोग का गीता जी है। 100 बार वो सब बदले, 4 बार ये न बदलेंगे, ये इसके भीतर ही काम करेंगे और कहते हैं कि हमको अगले 25 साल में गुलामी की मानसिकता से मुक्त होना है, कांग्रेस, भारत को कांग्रेस मुक्त करना है। अरे कांग्रेस तो आपके कपार पर चढ़ के बैठा हुआ है। कांग्रेस जिसको चिंदी चिंदी थोबला बना दिया है, वो आपके कपार पर बैठा हुआ है। तो अच्छा, और उस शासन का एक स्वभाव बता दूं, ये शासन अभी वर्तमान संदर्भ में जो बात कर रही, हिंदू द्रोही है। इसी शासन के द्वारा, इसी गवर्नेंस मैनुअल के द्वारा हिंदू आरक्षित है, किंतु हिंदू अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से, अपनी बुद्धि से, अपने पूर्वजों के तप से रक्षित है। और जो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, मिलॉर्ड लोग चाह रहे हैं बदल दे, बदल नहीं पा रहे हैं, धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करेगा, यानी धर्म का जो पालन करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। तो हिंदू शासन के द्वारा आरक्षित हैं, किंतु धर्म के द्वारा रक्षित हैं। हिंदू अपने शौर्य, पराक्रम, बुद्धि, और इसमें पंकज जी बताएंगे तो 50 शब्द बताएंगे। हम जो बोल रहे हैं मूठ माठ उन्हीं से सीखे हुए, थोड़ा अपनी बुद्धि का तड़का छौका लगा हुआ है, थोड़ा जो दुनिया भर का विदेश का पढ़ा है बहुत मैंने विश्व को, उसके दृष्टि से देख के मैं बोल रही। तो शासन के द्वारा आरक्षित हिंदू कब से? 75 साल से। हमारे मोदी जी अब प्रधानमंत्री बनने का साहस नहीं रखते, अपने को प्रधान सेवक कहते और वोट मांगते हैं प्रधानमंत्री के नाम पर। भाजपा इनको प्रधानमंत्री डिक्लेयर करने को कतई तैयार नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी हैं, उनको बुढ़ापे के नाम पर छाटो तो लाइन में सुषमा स्वराज थी, राजनाथ सिंह थे, नितिन गडकरी थे, संघ के चहेते। ये किसी के चहेते थे? इनको प्रधानमंत्री देश ने चुना, हिंदुओं ने चुना। क्यों चुना? हम अपने धर्म का पालन कर सके, इसलिए चुना। और हमारा धर्म क्या है जो राज्य के द्वारा रक्षित होना चाहिए? वर्णाश्रम धर्म। रामचरितमानस पढ़िए, रामायण पढ़िए, वेद तक तो पहुंच नहीं है, पुराण सब पढ़िए, उपनिषद मैंने पढ़ा है, समझा वमझा नहीं है, वेद तक तो पहुंची नहीं हूँ, पुराण पढ़ी हूँ, कथा कहानी पढ़ी हूँ, रामचरितमानस पढ़ी हूँ, राज्य का, सेंगोल का। इसको राजदंड नहीं कह रहे हैं, सेंगोल कह रहे हैं। चलो भाई, तमिलनाडु में जीतना है तो सेंगोल सेंगोल कर लो। ये सेंगोल किसका है? ये सेंगोल चोलों का है, चालुक्यों का सेंगोल है। ये राष्ट्रकूटों का, राष्ट्रकूट तो शायद महाराष्ट्र में है, पल्लवों का सेंगोल है। तो ये सेंगोल क्या करता है? ये धर्म दंड को स्थिर रखता है। कैसे रखता है? वर्णाश्रम धर्म को राज्य, राजा, सम्राट सुनिश्चित करता है, अन्यथा राजा का जरूरत क्या है? तो ये हमारे मोदी जी इस संविधान के आगे नाक रगड़ रहे हैं। जो वर्णाश्रम धर्म की बातें ना कर रहा है, क्या करेगा बात करके?
अरे भाई, कॉमनवेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, ब्रिटिशर्स के जो यहाँ पर इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना है। क्या करना है उसको वर्णाश्रम से? और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है उसमें राव साहब ड्राफ्ट कर रहे हैं, ये सब एक तो अम्बेडकर जी का नाम ले रहे हैं। अरे उनके माता पिता खानदान का सकपाल है। अगर तुम्हारी नाक कट रही है सकपाल कहने में, अम्बेडकर कैसे कोई गुरु अपना नाम दे सकता है जी? आज तक किसी को सुना है किसी गुरु ने? वो गुरु भी नहीं है आपके, आपने दीक्षा भी नहीं ली है, क्लास के अध्यापक है। किस कानूनी प्रक्रिया से आप अम्बेडकर हो गए? तो ये कह रहे हैं जी अम्बेडकर जी ने ड्राफ्ट किया। अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि साहब इस मेरा बस चले तो इस संविधान को मैं जला दूं। अंग्रेजों को भारत से जाना ही नहीं है, वो अंग्रेजों के यहाँ मिनिस्टर हैं, जन्मे हैं तब से कोट टाई पैंट पहनेंगे ही। उनके पिताजी फौज में थे ना भैया, उनके पिताजी अंग्रेजों के फौज में है, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं? सुभाष बाबू की फौज, पेशवाओं से भी लड़े थे, पेशवाओं से भी लड़े। तो उनके पिताजी हैं फौज में, तो जो अंग्रेज के फौजी का बेटा है तो भारत में 1% 2% प्रिविलेज क्लास है ना। बड़ौदा के महाराजा अरे गरे नथु खेरे को स्कॉलरशिप दे देंगे। भारत में ब्राह्मण कम थे, वैश्य कम थे, सकपाल कम थे, इन्हीं को काहे चुना गया? फौजी का बेटा, ब्रिटिश फौजी का। और कहाँ पढ़ के आए? विलायत से पीएचडी करके आए। कई आदमी पीएचडी करके आए थे, नेहरू जी तो किए नहीं थे पीएचडी बाहर जाके, सुभाष बाबू भी नहीं जाके किए थे, श्री अरविंद भी नहीं जाके किए थे, इनको भेजा गया था। अरे कह रहे हैं जी मैं प्रताड़ित हूं। तो ये क्या है? चर्च का षड्यंत्र। अभी इस पर मैं बाद में आऊंगी। नरेटिव गढ़ना, नरेटिव शब्द का अर्थ है झूठ गढ़ना। कैसा झूठ? जिसका न टांग है, न सींग है, न पैर है, वो हवा में है, जब फूंक मार दो उड़ जाएगा, लेकिन फूंक तो मारना पड़ेगा। तो ऐसे इसका और विस्तार हो सकता है जो हम लोग करेंगे, पंकज जी करेंगे, शैलेंद्र भैया करेंगे। ऐसे शासन ने हिंदुओं को आरक्षित छोड़ दिया। आरक्षित ना छोड़ता तो क्या करता? अंग्रेजों को भारत से डंडा मार के किसने भगाया? हिंदुओं ने भगाया। मियाँ सब तो दुम हिला रहे हैं, दुनिया भर का रिकॉर्ड है, आज बात नहीं कर रहे। भारत का बड़ा हिस्सा मियाँ लोग के कंट्रोल में छोड़ दिया गया। उसकी कहानी मैं बहुत सुना चुकी। क्यों? हिंदू लड़ते भिड़ते रहो, और भी कई कारण थे, और कमजोर रहो। क्यों हिंदू कमजोर रहो? अरे भैया कमजोर नहीं रहोगे तुम तो तुम दुनिया पर पुनः उसी प्रकार शासन करने लगोगे जैसे सदा करते रहे। तो हिंदुओं को आरक्षित छोड़ा, ये तो छोटी बात है। हिंदुओं को काट काट के जेनोसाइड नहीं किया। क्यों नहीं किया? औकात नहीं, ये थोड़ी थी कि इच्छा नहीं थी। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया करोड़ों मारे हैं। अफ्रीका से मिलियंस, 10 मिलियन में 1 करोड़ हो जाता है। भयंकर अत्याचार किए हैं। भारत में इनकी औकात नहीं थी। ये नोट करने का, ध्यान करने का कीजिए। संघी जो हमको सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने। संघ महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महत्वपूर्ण है। इंडिविजुअल संघी क्या सोचता है, चाहे वो टॉप के 15 में हो, वो कितना मूर्ख है, ये नहीं महत्वपूर्ण। हिंदू इस देश पर, विश्व पर शासन कर रहे थे। किसको पता था? गुरु गोलवलकर को। हमको कैसे पता चला? उनको पढ़ के पता चला। और ये क्या बता रहे हैं कि हम लोग गुलाम फुलाम थे। और ये अंग्रेज लोग और यूरोप वाले, ये लोग सदा से समृद्ध थे। मैं नाम नहीं ले रही, जरूरत पड़ेगा तो नाम ले लेके बताऊं। तो
हिंदुओं को आरक्षित छोड़ देना तो मामूली बात है, वो भी चोरी से आरक्षित छोड़ा, बता के नहीं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया 15 अगस्त के बाद कौन थे? सनातनी हिंदू थे भैया, सिख हिंदू है भैया, सनातनी। गुरु तेग बहादुर ने और गुरु गोविंद सिंह ने शुद्ध हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हिंदू घरों के एक एक बेटे को शिष्य के रूप में स्वीकार किया, मिलिट्री ट्रेनिंग दिया और मियाँ लोग को काट के फेंक दिया। वो है ना, जागे हिंदू धर्म तुरक धुंध भाजे, पंकज जी बताएंगे। जगह धर्म हिंदू हाँ, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगह धर्म हिंदू तुरक धुंध भाजे। हाँ, जगह धर्म हिंदू। तो ये नरेटिव सिख अलग है, जैन अलग है, बौद्ध अलग है, आदिवासी अलग है, वनवासी अलग है, फलनवा अलग है, ढकनवा अलग है। नरेटिव जिसका पूंछ नहीं है क्यों, टांग नहीं है क्यों, लिखने वाला आगे जो आएगा चर्च वाला अनपढ़, लंपट, गंवार, उल्लू, उल्लू नहीं, मूर्ख, मूढ़, वो लिख रहा है नरेटिव, उसको कुछ पता ही नहीं है, आए बाएं शाएं लिख रहा है। लज्जा की जो बात है, उस अनपढ़ को फॉलो करने वाले, बाकी तो सब मर खप गए। अब हम ये कांग्रेसियों की और वामपंथियों की और सपाई और बसपाई की तो बात करेंगे नहीं, ये सबका तो इन चीजों से कोई लेना देना। बात हम करेंगे संघ। क्यों? संघ हम हिंदुओं का बल है भाई। जैसे सिखों को हमने एक एक बेटा दिया था गुरुओं को सैनिक बनाने के लिए, वैसे ही राष्ट्रीय सेवक स्वयंसेवक संघ को एक एक बेटा दिया। तो आप लोग को ये मोटी मोटी बात नहीं पता। तो हिंदुओं को आरक्षित छोड़ना तो छोटी चीज थी, हिंदुओं को भयंकर रूप से दुर्बल करना है, ये टास्क है भविष्य का। हिंदुओं को बस चले तो गन्ने की तरह कोल्हू में नहीं, वो गन्ने वाली मशीन में पीस देना है। यदि बस चले तो हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, तो तिल को कोल्हू में डाल के तेल निकाल देना। लेकिन बाबू बस नहीं चल रहा है और बस चलना भी नहीं है, इस पर मैं आऊंगी। तो जो आरक्षित हिंदू है वो इस फर्जी, नकली, इलीगल, अंग्रेजों का गुलाम कॉन्स्टिट्यूशन, अंग्रेजों का गुलाम ट्रांसफर ऑफ पावर नेहरू एंड कंपनी, और अंग्रेजों का बौद्धिक गुलाम भाजपा और संघ, इसके द्वारा हिंदू आरक्षित है। अभी संघ का 100 साल पूरा हो गया, तो बड़े बड़े हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। मुझे ध्यान आ रहा है, यही टिप्पणी में किसी ने लिख के भेजा कि उनके बैनर पर फुले और पेरियार है। कौन है फुले पेरियार? चर्च वाले, चलो फिलहाल ईसाई कहते हैं, ईसाई है जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देते, ये इनके उस पर है। पंडित मदन मोहन मालवीय नहीं है, श्रद्धानंद जी नहीं है, श्री अरविंद कहाँ से होंगे? वीर सावरकर और श्री अरविंद का देहांत कब हुआ है? दोनों 62-63 की लड़ाई के बाद गए हैं। सन याद है आप लोग को, कब गए हैं श्री अरविंद और वीर सावरकर? वीर सावरकर बहुत बाद में गए हैं, श्री अरविंद जल्दी गए हैं, याद नहीं। दोनों के जीवन काल में हाँ, संघ राय लेने नहीं गया है, कभी नहीं। मरणोपरांत आदर्श है, मरणोपरांत। विवेकानंद जी के समय तो संघ बना दिया। रामकृष्ण परमहंस विराट हिंदू सम्मेलन में नहीं है, विराट हिंदू सम्मेलन में वशिष्ठ नहीं है, विश्वामित्र नहीं है, अगस्त्य नहीं है, गुरु तेग बहादुर नहीं है, कौन है? पेरियार और फुले। इनके प्रातः स्मरण में
इमरजेंसी के समय मारे डर के स्ट्रेटजी उचित था। इस पॉक्सो एक्ट में 10 बार सजा पाने वाले क्या नाम है गांधी का, मोहनदास करमचंद गांधी का नाम प्रातः स्मरणी में रख लिया। भाई पहले जान बचे फिर आगे देखा जाएगा। पेरियार और फूले का भी रख लिया। अब कौन सा जी? अब तो तुम भारत के प्रधानमंत्री को गरिया देते हो 2024 में, अखबार में लेख लिख लिख के कि बड़ा आदमी को भगवान समझ रहे हैं। इंदिरा गांधी के आगे टुकी टुकी गुम हो गई थी तुम्हारी, गुरु जी की नहीं। गुरु जी तो थे नहीं शायद इमरजेंसी, बाला साहब वो लोग डटे थे। चाहे तुम लोग पेरियार, फुले और गांधी को प्रातः स्मरणी कर रहे हो। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म को इन्होंने छोड़ दिया है। ये न पूजा करते हैं न पाठ करते हैं। सामान्य हिंदू नर ही नारायण है, जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन जिन कथाओं को सुनती है, जिन पर्वों पर स्नान करती है, जो दान करती है, जो पूजन करती है, जो कीर्तन करती है, वो संघ भाजपा नहीं करते हैं, केवल हमारे मोदी जी करते हैं। और 10, 20, 25 लोग करते हैं, उनका प्रचारित है इसलिए करता है। तो 3 प्रत्यय मैंने लिया, शासन, आरक्षित और हिंदू।